डियर स्टूडेंट, आज की कक्षा में हम लोग कोशिका विभाजन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कोशिका विभाजन कक्षा 10 एवं कक्षा 12 के जीव विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम में शामिल है और प्रतिवर्ष परीक्षाओं में इस टॉपिक से संबंधित विभिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं। यह निहायत ही जरूरी हो जाता है कि इस टॉपिक को अच्छे से समझा जाए। कोशिका विभाजन वास्तव में एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक जीवधारी की कोशिकाएं विभाजित होकर के नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं। इसी पूरी प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी जीवधारी के शरीर में मौजूद पूर्ववर्ती कोशिकाओं से विभाजन के द्वारा नई संतत कोशिकाओं का बनना ही कोशिका विभाजन है। कोशिका विभाजन को अंग्रेजी में सेल डिवीजन कहते हैं। यहाँ यह जानना जरूरी है कि कोशिका विभाजन क्यों आवश्यक है। इसके कई कारण हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि प्रत्येक जीवधारी के शरीर में वृद्धि एवं विकास होता है, उसका आकार बढ़ता है। इन सभी के लिए कोशिकाओं को बढ़ना जरूरी हो जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य कई कारण भी हैं जिसके कारण कोशिका विभाजन होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। जैसे किसी के शरीर में चोट लग जाए या घाव हो जाए, या हर एक कोशिका की एक निश्चित आयु होती है और उस निश्चित आयु को पूरा करने के पश्चात उस कोशिका की मृत्यु हो जाती है, अर्थात कोशिकाएं मृत हो जाती हैं। इन सभी की पूर्ति के लिए कोशिका विभाजन होना जरूरी हो जाता है। अगर ऐसा ना हो तो उन कोशिकाओं की कमी के कारण कोई न कोई कार्य प्रभावित हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कोशिका विभाजन क्या है और ये क्यों आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आगे कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। कोशिका विभाजन वास्तव में 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले प्रकार के कोशिकीय विभाजन को असूत्री विभाजन कहते हैं। दूसरे प्रकार का कोशिका विभाजन सूत्री विभाजन कहलाता है और तीसरे प्रकार का कोशिका विभाजन अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। आज के दौर में कोशिका विभाजन को मुख्यतः 2 भागों में ही बांटा जाता है। नंबर 1 सूत्री विभाजन और नंबर 2 अर्धसूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन को अंग्रेजी में माइटोसिस कहते हैं और अर्धसूत्री विभाजन को अंग्रेजी में मियोसिस कहते हैं। सबसे पहले हम लोग सूत्री विभाजन को समझेंगे। सूत्री विभाजन एक सामान्य एवं सरल प्रकार से होने वाला विभाजन है। यह प्रायः दैहिक कोशिकाओं में होता है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जहाँ पर कोशिकाओं की संख्या बढ़ना जरूरी होता है वहाँ पे इस प्रकार का विभाजन होता है। इस प्रकार के विभाजन को निम्नलिखित अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। जैसे सबसे पहली प्रावस्था को पूर्वावस्था कहते हैं, दूसरी महत्वपूर्ण अवस्था मध्यावस्था कहलाती है, तीसरी महत्वपूर्ण अवस्था पश्चावस्था कहलाती है और अंत में जो चौथी महत्वपूर्ण प्रावस्था है उसको अंत्यावस्था कहते हैं। इन चारों प्रावस्थाओं के अंतर्गत कोई न कोई महत्वपूर्ण कार्य होता रहता है। जैसे पूर्वावस्था के अंतर्गत क्रोमैटिन जाल टूट करके छोटे छोटे संरचनाओं में बदल जाते हैं जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। मध्यावस्था के अंतर्गत ये गुणसूत्र जिनमें सेंट्रोमियर उपस्थित होता है उन सेंट्रोमियर के द्वारा स्पिंडल फाइबर से जुड़ करके मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं। इसीलिए इस अवस्था को मध्यावस्था कहते हैं। मध्यावस्था के पश्चात अगर अगली अवस्था को देखा जाए तो वो पश्चावस्था आती है। इसमें स्पिंडल फाइबर से जुड़े हुए गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर खिंचते चले जाते हैं। अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण चौथी अवस्था होती है उसको अंत्यावस्था कहते हैं। इस अवस्था या प्रावस्था के अंतर्गत प्रत्येक ध्रुव पर एकत्रित गुणसूत्र के चारों ओर कोशिका कला एवं केंद्रिका का निर्माण हो जाता है
और अंत में दोनों पोलों पर उपस्थित दो नई कोशिकाएं बन जाती हैं। इस प्रकार सूत्री विभाजन के अंतर्गत एक कोशिका से दो नई कोशिकाओं का जन्म हो जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण कोशिका विभाजन अर्धसूत्री विभाजन है। यह विभाजन दो बार में पूरा होता है। पहले बार में कोशिकाओं में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है और द्वितीय विभाजन में उन्हीं गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होकर के दो अन्य कोशिकाओं का निर्माण करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत दो बार कोशिका का विभाजन होता है। इसके अंतर्गत हम अगर देखें तो ये ज़्यादा समय लेता है। अर्धसूत्री विभाजन सूत्री विभाजन की अपेक्षा ज़्यादा समय लेता है और इस अर्धसूत्री विभाजन को निम्नलिखित प्रावस्थाओं में बांटा जा सकता है। यहाँ भी पहली पूर्वावस्था कहलाती है, दूसरा मध्यावस्था, तीसरी अवस्था जो होती है उसको पश्चावस्था कहते हैं और अंत में चौथी प्रावस्था अंत्यावस्था कहलाती है। पूर्वावस्था बहुत ज़्यादा समय में पूरा होती है और इसमें कई महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। इसलिए पूर्वा प्रावस्था जो कि सबसे लंबी प्रावस्था होती है, इसको पुनः निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। जैसे नंबर 1 लेप्टोटीन, नंबर 2 जाइगोटीन, नंबर 3 पैकिटीन, नंबर 4 डिप्लोटीन और नंबर 5 डायकाइनेसिस। इसके अतिरिक्त दूसरी महत्वपूर्ण अवस्था मध्यावस्था आती है, उसके पश्चात पश्चावस्था और अंत में अंत्यावस्था आती है। पूर्वावस्था के अंतर्गत जो ये विभिन्न उप प्रावस्थाएं होती हैं, उनमें भी कोई न कोई महत्वपूर्ण काम होता रहता है। जैसे पूर्वावस्था की सबसे पहली उप प्रावस्था है लेप्टोटीन। इसमें क्रोमेटिन जाल में उपस्थित जो केंद्रीय पदार्थ होता है वो टूटकर छोटे छोटे भागों में बंट जाता है, जो मोटे होकर के गुणसूत्र कहलाते हैं। जाइगोटीन उप प्रावस्था में दो के समूह बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में जाइगोटीन के अंतर्गत दो गुणसूत्र मिल करके युगली का निर्माण करते हैं या युगल का निर्माण करते हैं। पैकिटीन उप प्रावस्था के अंतर्गत गुणसूत्र में उपस्थित क्रोमेटिड आपस में दूसरे गुणसूत्र के क्रोमेटिड से आदान प्रदान करके नए नए संयोग बनाते हैं और ये नए नए संयोजन का बनना ही क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। डिप्लोटीन अवस्था में चतुर्गुणक का निर्माण होता है और डाइकाइनेसिस भी एक महत्वपूर्ण प्रावस्था है। दूसरी महत्वपूर्ण प्रावस्था मध्यावस्था होती है। मध्यावस्था में सूत्री विभाजन की भात गुणसूत्र मध्य रेखा पर आकर के व्यवस्थित हो जाते हैं। इसके बाद जो अगली महत्वपूर्ण प्रावस्था है उसको पश्चावस्था कहते हैं। पश्चावस्था में भी गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की तरफ खींचते हैं और अंत में अंत्यावस्था में अगर हम देखें तो प्रत्येक ध्रुव पर एकत्रित गुणसूत्र के चारों तरफ केंद्रिका एवं कोशिका का निर्माण हो जाता है और दो नई कोशिकाओं का जन्म हो जाता है। फिर अगला विभाजन सूत्री विभाजन के समान होता है। क्योंकि दो कोशिकाएं बनती हैं, इसलिए हर एक कोशिका से सूत्री विभाजन के द्वारा पुनः दो नई कोशिकाएं बन जाती है, जिसका अध्ययन हम लोगों ने सूत्री विभाजन के अंतर्गत किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा एक कोशिका से चार नई कोशिकाओं का जन्म होता है। इसको हम समझ सकते हैं। एक कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होने पर दो कोशिकाएं बनती हैं, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है और इन्हीं दोनों कोशिकाओं के समूह में से प्रत्येक कोशिका पुनः सूत्री विभाजन करके दो नई कोशिकाओं का जन्म देती है। तो यहाँ पर हर एक कोशिका से दो नई कोशिकाओं का जन्म होता है। तो कुल मिलाकर के दो कोशिकाएं थी और दोनों कोशिकाओं से दो दो कोशिकाओं का बनना, अर्थात एक कोशिका से चार कोशिका का निर्माण हो जाता है और ये विभाजन दो बार में पूरा होता है। इसीलिए पहले ही बताया गया कि अर्धसूत्री विभाजन में दो विभाजन होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।